नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई, प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बोल रहा हूँ। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से लेकर के 30 तक कन्फेशन स्वयं स्वीकृति से संबंधित प्रावधान है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न ये उठता है, स्वयं स्वीकृति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेशन? स्वयं स्वीकृति कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ कन्फेशन। और स्वयं स्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या है? तो स्वयं स्वीकृति की कोई परिभाषा एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई है। सेक्शन 17 स्वीकृति के शीर्षक से इसकी परिभाषा लेनी होगी। 17 से 23 सिविल मामलों में कोई आदमी दूसरे का आरोप को स्वीकार करता है, उसे स्वीकृति कहते हैं। और जिस पर किसी अपराध का आरोप है, अभियुक्त कोई अगर स्वीकार करता है, जुर्म को कबूल करता है, उसे स्वयं स्वीकृति कहते हैं। तो स्वीकृति के शीर्षक से स्वयं स्वीकृति की परिभाषा लेते हैं। स्वयं स्वीकृति ऐसी स्वीकृति है, स्वयं स्वीकृति कन्फेशन इज एन एडमिशन। स्वयं स्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति है जो ऐसा कथन है जो मौखिक या दस्तावेजी हो सकता है, जो किसी अपराधी ने अभियुक्त ने स्वीकार किया है और विवादक तथ्यों के बारे में अनुमान इंगित करते हैं। दोबारा, स्वयं स्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति है जो मौखिक हो सकती है, दस्तावेजी हो सकती है, जो अभियुक्त द्वारा दी गई है, जिस पर किसी अपराध का आरोप है, जो विवादक तथ्यों के बारे में अनुमान इंगित करती हो, उसे स्वयं स्वीकृति कहते हैं। लेकिन दूसरे साधारण शब्दों में अपराधी के ऊपर लगाए गए आरोप को यदि अपराधी स्वीकार करता है, एक्यूज्ड अभियुक्त स्वीकार करता है, उसे स्वयं स्वीकृति कहते हैं, कन्फेशन करता है। उस पर जो चोरी का इल्जाम है, हत्या का इल्जाम है, मारपीट का है, और वो कहता है हाँ साहब मैंने की है, वो स्वीकार करता है, उसे स्वयं स्वीकृति कहते हैं, उसे कन्फेशन कहते हैं। लेकिन ये अनुमान वाली बात जो है नहीं चलती। इसके लिए पाटना नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर के केस में प्रिवी काउंसिल ने परिभाषा दी है स्वयं स्वीकृति। उन्होंने कहा स्वयं स्वीकृति ऐसी स्वीकृति है जो मौखिक हो सकती है, दस्तावेजी हो सकती है, जो किसी अभियुक्त द्वारा दी गई है, सारे घटनाक्रम को स्वीकार करता है, उसे स्वीकृति कहते हैं, स्वयं स्वीकृति कहते हैं। स्वयं स्वीकृति कहते हैं। स्वयं स्वीकृति के बाद अभियुक्त बचना नहीं चाहिए। ये बात पाटना नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कही। उसके बाद में जो है पलविंदर कौर वर्सेज पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में इसी परिभाषा को स्वीकार किया। उन्होंने कहा स्वयं स्वीकृति ऐसी स्वीकृति है जो मौखिक या दस्तावेजी है, जो किसी अभियुक्त द्वारा दी गई है और अपराध के संपूर्ण घटनाक्रम को स्वीकार करता है कि किस तरीके से हमने हत्या का इंजाम दिया, किस तरीके से हमने मारपीट की, किस तरीके से हमने अपराध कारित किया, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे थे, किस तरीके से सारे घटनाक्रम को स्वीकार करे, उससे स्वयं स्वीकृति कहते हैं। स्वयं स्वीकृति के बाद अभियुक्त सजा से बच नहीं सकता। अगर बचता है तो स्वयं स्वीकृति नहीं कहलाएगी। अब स्वयं स्वीकृति के कितने प्रकार हैं? तो इसके 3 प्रकार है। जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिक स्वयं स्वीकृति, जो न्यायालय में उपस्थित होकर के न्यायालय के समक्ष अभियुक्त स्वीकार करता है, अपने जुर्म को कबूल करता है, तो कोर्ट को
मुख मुद्रा देखने का मौका मिलता है कोर्ट परीक्षण करते समय कि ये कहीं दबाव में तो नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, फ्री कंसेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, या भूल में तो नहीं है, मिस्टेक फ्रॉड में तो नहीं है, फ्री कंसेंट है या नहीं। ये सारी चीजें जो है कोर्ट उसके मुख मंडल को देखती है और न्यायालय में उपस्थित होकर कहता है कि हाँ, मैं मेरा जुर्म इकबाल ये स्वीकार करता हूं कि मैंने ये घटना कारित की या मैं इस जुर्म में शामिल था। तो न्यायिक सहस्वीकृति कहलाती है। न्यायिक सहस्वीकृति सशक्त साक्ष्य है। अब आता है न्यायालय से बाहर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। न्यायालय से बाहर अगर आपने किसी व्यक्ति के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार किया है तो वो व्यक्ति कैसा है, रिलायबल है या नहीं सोसाइटी के प्रति, उसकी सोसाइटी के प्रति गुडविल है या नहीं, जिस व्यक्ति के समक्ष कबूलात किए वो व्यक्ति कैसा है, उस पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायालय से बाहर की गई सहस्वीकृति कोई कमजोर साक्ष्य नहीं है, ये तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे इसमें एक उदाहरण है, रंपिंग वर्सेस डीपीपी का एक केस है, डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन। इस मामले के फैक्ट्स ये था कि एक फौजी व्यक्ति था, उसने पहली पत्नी की हत्या कर दी थी, हत्या का केस उस पर चल रहा था। मीनवाइल उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी की तो फर्स्ट नाइट में पत्नी ने पूछा कि हमने सुना है पहली वाली पत्नी से आपकी अनबन हो गई थी, आपने उसको मार दिया, सच क्या है प्रिय, मेरे सिर पे हाथ रख करके बात कहो। तो उसने सोचा कि ये और भाग जाएगी, तो वो मुकर गया। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को झूठा केस में फंसाया गया है, मैं तेरी कसम खाता हूं मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, वो अपना आप मरी थी और मेरे को झूठा इस केस में फंसाया गया। बाद में वो वारंट आता है और रिकॉल होता है, वापस ड्यूटी पर जाता है और युद्ध में सारे सैनिक उसके साथी मारे गए थे, केवल एक दो बचे थे और बचने की उम्मीद न के बराबर थी। तब वो एक लेटर लिखता है अपनी पत्नी को कि मैं झूठ बोला प्रिय, मैं आपसे झूठ बोला, पहली वाली पत्नी को इस वजह से मैंने मारा था और मैंने फर्स्ट नाइट में आपकी कसम खाई थी और मैं झूठा हूं, मैं अब चारों तरफ से गिर चुका हूं, मौत बिल्कुल नजदीक है, सारे सैनिक मेरे साथी जो है मारे गए हैं, मुझे बचने की उम्मीद नहीं है, मुझे माफ कर देना। ऐसा लेटर लिखता है और वो लेटर जो है सप्लायर जो पास में जो उनको देते हैं दे दिया कि भी ये पोस्ट कर देना। जब मिलिट्री से कोई भी लेटर निकलता है और बॉर्डर इलाके से और या युद्ध के स्थान से, तो वो लेटर सेंसर होता है। उसने कैप्टन को दे दिया, कैप्टन ने उस लेटर को देखा, देख करके और वापस बंद करके संबंधित जिले में जहां उसका मुकदमा चल रहा था एसपी को भेज दिया। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है ये और उस आधार पर उसे सजा हुई क्योंकि उसने जो है भावुकता बस लेटर लिखा। उस समय व्यक्ति झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, पत्र के द्वारा अपनी पत्नी को संबोधन किया है उसने और उसे सजा मिली। तो कहने का अर्थ यह है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी कमजोर साक्ष्य नहीं है, उसके बारे में भी न्यायालय को बड़ी सावधानी और सतर्कता पूर्व उस स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए, क्या कन्फेशन पूरा आ रहा है। अब आता है कन्फेशन कैसा होना चाहिए, सह स्वीकृति कैसी होनी चाहिए। तो स्पष्ट होनी चाहिए, भ्रमपूर्ण नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, अपराध के सारे घटनाक्रम को स्वीकार करे स्पष्ट रूप से। अगर एम्बिग्यूटी है, ऊपर अपराध को कर रहा है स्वीकार कर रहा है, ऊपर घटना बता रहा है, नीचे स्वीकार नहीं कर रहा है, तो सह स्वीकृति नहीं है। संपूर्ण घटनाक्रम को पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से स्वीकार करे और भ्रमपूर्ण न हो,
तो ही स्वीकृति की कोटि में आएगी। अपराध स्वीकार करे सभी घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से, बिना भ्रमपूर्ण के, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, तो जो है वो सह स्वीकृति की कोटि में ऐसा स्टेटमेंट आएगा, चाहे वो लिखित है चाहे वो मौखिक है। ये तो इसका बैकग्राउंड पार्ट है। अब इसमें आता है सेक्शन 24 से लेकर के इससे संबंधित बने हुए हैं। 24 में क्या है, 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि नेक्स्ट वीडियो आए उससे पहले आप 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 पढ़ें, किताब देखें, प्रिपेयर रहें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है सेक्शन 24 से शुरू करूंगा, कन्फेशन से रिलेटेड सेक्शन, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 to 30 और साथ में 31 और 58 की भी चर्चा होगी। तो धन्यवाद, पढ़ते रहो, कोविड के नियमों की पालना करते रहो। 15-16 अगस्त के बाद में स्थिति स्पष्ट होगी कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्या निर्णय होगा। हम आपको वीडियो के द्वारा या ग्रुप में मैसेज डाल करके आपको आगे की कार्रवाई के बारे में बता देंगे। इसलिए आप तैयारी करते रहे, यथासंभव परीक्षा होगी। और अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा कॉलेजों में चल रही है, ये आपके लिए शायद ट्रायल हो सकती है। गवर्नमेंट 15 तारीख बाद में जब भी ये बहुमत हासिल करे या रहे या जाए, जैसी स्थिति होगी, तो 16, 17, 18, 20 तारीख तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमारी परीक्षा होगी तो कब होगी और नहीं होगी, आगे प्रमोट करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जिस स्थान पर है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।